स्वागत है आपका शेयर ट्रेडिंग इस अध्याय के पहले पार्ट में, इंट्रोडक्शन में। तो पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इस अध्याय में हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग देखने वाले हैं थोड़ी बहुत। तो इसलिए आपके पास ट्रेडिंग ऐप होना ज़रूरी है और आपका एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। और आपके डीमैट अकाउंट में अगर फंड है, मतलब 4-5 हज़ार अगर आपके अकाउंट में है या 1000 रुपये भी आपके अकाउंट में है, तो भी आप ऑर्डर प्लेस करना इस अध्याय के अंत तक सीख जाएंगे। तो आज का एजेंडा देखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। पिछले अध्याय में हमने एनएससी की वेबसाइट पर जो डिटेल्स देखे थे उनमें से कुछ डिटेल्स रह गए थे जिन्हें हमें जानना है। तो एनएससी वेबसाइट की रिमेनिंग डेटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एनएससी साइट डेटा और ब्रोकर के बारे में समझेंगे। ब्रोकर के बारे में हम और कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि शेयर ब्रोकर क्या होता है और उसके बारे में सब कुछ जो हमें जानना चाहिए। इसके बाद इवेंट्स है। इवेंट्स मतलब शेयर मार्केट या कंपनी से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट में हम ट्रेडिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका डेमोन्स्ट्रेशन लेने वाले हैं। हर पॉइंट को समझने वाले हैं कि वो पॉइंट किस काम में कैसे आता है, आपको ट्रेडिंग करने के लिए वो कैसे यूज़फुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं एनएससी के रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। एनएससी डेटा प्री मार्केट देख लेते हैं पहले। तो अगर आप एनएससी की वेबसाइट पर विजिट करते हैं, हम यहाँ पे थे, रिलायंस की शेयर हम देख रहे थे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, प्राइस इन्फॉर्मेशन के नीचे आपको दिखेगा ट्रेड इन्फॉर्मेशन। हमने मार्केट डेप्थ देखा था, यहाँ पे आप प्री मार्केट देख सकते हैं। वैसे हमने उसी अध्याय में आपसे कहा था कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा हमने कहा था। और ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इससे कोई भी आप प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, कोई आपको खास आइडिया नहीं आता। तो फिर भी हम इस सेक्शन को समझने वाले हैं। आप बाय क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और प्राइस देख सकते हैं। बेसिक प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पे जो भी ट्रेड होते हैं वो एक्चुअल नहीं होते हैं, वो एक डेमो तरह के ट्रेड होते हैं। और फिर एट द ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये सुबह जब ओपनिंग पे मार्केट पे जो ऑर्डर हुआ, मतलब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वैसे ही जो ऑर्डर हुए, जहाँ जो ट्रेड हुए वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। और टोटल ट्रेड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी चीज़ को आप पीपीटी में भी देख सकते हैं। ओपन टाइम सुबह 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, एनएससी बीएससी दोनों का। पर 9:15 पे ये एक्चुअल मार्केट ओपन होता है। और जो क्लोज टाइम है मार्केट का, जिसको हम नॉर्मल क्लोजिंग टाइम कहते हैं, वो 3:30 है दोपहर को। पर 9 बजे भी मार्केट ओपन होता है, जिसको हम एक तरह से डेमो मार्केट कह सकते हैं, जिसको ऑफिशियल जो नाम है वो प्री ओपन मार्केट है। और प्री ओपन मार्केट जो होता है वो 9 बजे शुरू होता है, 9:15 पे ख़त्म होता है। ये एक तरह का डेमो ट्रेडिंग होता है। तो डेमो ट्रेडिंग क्या होता है? सुबह जिन ट्रेडर्स को मार्केट यानी कि एक तरह की फेक ट्रेडिंग करनी होती है, वो 9 बजे से लेकर 9:15 तक कर सकते हैं। तो जब आप प्री मार्केट देखते हैं तो उसमें भी आपको मार्केट डेप्थ दिखता है। मार्केट डेप्थ में आपको ऑर्डर, बाय और सेल के ऑर्डर्स देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखे थे, बाय क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, और फिर यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। इसके बाद है IEP यानी कि इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस। ये क्या होता है? ये सांकेतिक एवरेज कीमत होती है। जैसे हमने वीवैप देखा था, ये उसी तरीके से आपको एक एवरेज प्राइस दिखाता है कि जब प्री मार्केट में ओपनिंग हुई थी तो उस समय जो ट्रेडिंग हुई वो नॉर्मल किस प्राइस पे हुई थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2446 ये रिलायंस की प्राइस है, इस प्राइस पे प्री ओपनिंग में ट्रेडिंग हुई थी। यहाँ पे आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं, क्वांटिटी 85,858। इसके बाद फाइनल प्राइस, जब मार्केट मतलब प्री मार्केट क्लोज हुआ तो उसकी प्राइस क्या थी और फाइनल क्वांटिटी क्या थी, इसमें मतलब कितना टोटल ट्रेड हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्री मार्केट ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव या फिर ज़्यादा यूजफुल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सभी डेमो ट्रेड है, इसमें रियल अमाउंट नहीं लगता। इसके बाद है IEQ यानी कि इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जैसे कि प्री मार्केट में जो भी ट्रेड होता है उसमें जितने शेयर्स की संख्या ट्रेड हुई वो आपको एवरेज बताया जाएगा। फाइनल प्राइस है जब मार्केट बंद हुआ, यानी कि प्री मार्केट जब बंद हुआ 9:15 पे, तो उसकी क्या प्राइस थी। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, इसको कहीं भी उपयोग में हम नहीं लेते नॉर्मली, और ना ही किसी काम में आता है। इसके बाद है फाइनल क्वांटिटी यानी कि प्री मार्केट ट्रेडिंग की अंतिम औसत शेयर संख्या, यानी कि एवरेज कितने क्वांटिटी के ट्रेड इसमें हुआ प्री मार्केट में, वो बताया जाएगा। इसके बाद है ATO मार्केट के ओपन होते ही जिस पहली कीमत पर ट्रेड हो जाता है उसे ATO कहते हैं, यानी एट द ओपन, और इसे एट द ऑर्डर भी कहते हैं। यानी कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, जो प्री मार्केट है ओपन हुआ, वही प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ATO के साथ और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मार्केट की ओपनिंग प्राइस होती है वो भी ATO ही होता है, वो रियल मार्केट में होता है, उसको ATO नहीं कहते, उसको डायरेक्टली ओपन प्राइस कहते हैं। तो बेसिक कंक्लूजन ये है कि देखिए, प्री मार्केट जो है सेशन है, किसी भी ट्रेडर को सीरियसली नहीं लिया जाता इसे। इस सेशन में मिलने वाले डेटा पर कोई भरोसा करके ट्रेड नहीं कर सकते। प्री मार्केट सेशन किसी भी तरह का मार्केट का डायरेक्शन नहीं बताता। ये सिर्फ इसलिए है कि जो ट्रेडर्स अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं शुरुआत में, उनके लिए है। बस जिस पर्पज़ के लिए बना था कि प्री मार्केट सेशन जो है वो एक्चुअल मार्केट का थोड़ा कुछ रिप्रेजेंटेशन करेगा, बट वो ऐसा कुछ नहीं करता। इसके बाद है IEP IEQ हमने देखा, ये प्री मार्केट में जो ट्रेड होते हैं उनकी ही आपको प्राइस और क्वांटिटी की जानकारी देता है।
प्री मार्केट में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड नहीं करता। इवन दो मार्केट ओपन होते ही कोई प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड नहीं करता, कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट का समय देता है मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने में, और फिर उसके बाद उसमें ट्रेडिंग की जाती है। एटीओ यानी कि एट द ओपन और या फिर एट द ऑर्डर, यानी मार्केट ओपन होते ही जिस पहले ऑर्डर में जो प्राइस थी उस प्राइस को यहाँ पर दिखाया जाता है। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हम इंट्राडे चार्ट देखते हैं। जैसा कि इंट्राडे चार्ट हम पहले से जानते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में इस चार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एनएससी की वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पे आप इंट्राडे चार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा। तो ये जो येलो कलर में है ये प्री मार्केट है, यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है कि प्री मार्केट सेशन था जिसमें ये प्राइसिंग आपको दिख रही है। और उसके बाद ओपनिंग मार्केट का है, उसके बाद नॉर्मल मार्केट ओपन हुआ यानी कि एक्चुअल मार्केट, और फिर ये जो अभी प्राइस चल रही है वो एक्चुअल मार्केट की प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस चार्ट को समझने के लिए पीपीटी में आप देख सकते हैं कि हमने प्री मार्केट और नॉर्मल मार्केट को अलग अलग डिवाइड किया है। जब भी आप चार्ट देखें तो इस इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। अब आते हैं कारपोरेट इन्फॉर्मेशन पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर देखते हैं कारपोरेट इन्फॉर्मेशन, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें आराम से समझना चाहिए। तो कारपोरेट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कंपनी से जुड़ी 100% सारी जानकारियों को इसी लिंक या इसी सेक्शन में देखा या पढ़ा जा सकता है, और जो भी अपडेट होता है वो सभी अपडेट यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेंगे। उसके बाद जो भी न्यूज़ वेबसाइट है या फिर अलग अलग वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कारपोरेट अनाउंसमेंट। पहले हम इस सेक्शन में चलते हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे चार्ट के साइड में कारपोरेट इन्फॉर्मेशन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक पैनल दिखेगा जिसमें कई सारे नाम, कई सारे मेन्यूज़ है। ये सभी हमें समझने हैं इस सेक्शन में, ताकि आप अगर कभी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कारपोरेट अनाउंसमेंट्स। तो कंपनी में हुए हर एक छोटे बड़े अपडेट्स को एक्सचेंज को बताना हर कंपनी के लिए अनिवार्य है। यही अपडेट्स आप कारपोरेट अनाउंसमेंट में पढ़ सकते हैं। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन पढ़े यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कि किसी का सर्टिफिकेट जो है वो लॉस हो गया है, शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो गया है, यहाँ पे वही देख सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर मीट, कॉन्फ्रेंस कॉल अपडेट, जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ उसका अपडेट ऑलमोस्ट आपको ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप PDF आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो कब है, किस वर्चुअल है, ऑनलाइन है या फिर कहाँ पे हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से लॉस ऑफ सर्टिफिकेट अपडेट्स है, प्रेस रिलीज़ है, रिलायंस ने कोई प्रेस रिलीज़ दी है तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जियो फोन के संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है, जियो फोन नेक्स्ट इन एडवांस्ड ट्रायल्स, तो यहाँ पे प्रेस रिलीज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, आप पढ़ सकते हैं कि टाइटल्ड जियो फोन नेक्स्ट इन एडवांस ट्रायल्स। तो ये जो इनका लॉन्च था वो थोड़ा सा शायद दिवाली से पहले तक ये हो जाएगा रोल आउट, जो कि गणेश चतुर्थी को रोल आउट होने वाला था, अब दिवाली के आसपास या दिवाली से पहले ये रोल आउट हो जाएगा। ये अपडेट इन्होंने एक्सचेंज को दी है। अब ये इतने ही अपडेट्स हैं क्या? देखिए यहाँ पे 16 सितंबर आप पढ़ सकते हैं और आज 17 सितंबर है, तो आज कोई अपडेट इनकी तरफ से नहीं दी गई है, पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन में यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। व्यू ऑल अगर आप करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ आएँ, पर आप देख सकते हैं कि रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी का नाम टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे CSV डाउनलोड भी कर सकते हैं। हालांकि इस इन्फॉर्मेशन को हमें देखते रहना चाहिए। न्यूज़ देखने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली कारपोरेट इन्फॉर्मेशन में आकर कारपोरेट अनाउंसमेंट्स पढ़ें। सबसे ज़्यादा फायदेमंद और इजी ऑप्शन है कंपनी से जुड़े किसी भी अपडेट को जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स क्या होते हैं? कंपनी द्वारा 200 पन्नों की या इससे भी ज़्यादा की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, वही फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट का जो सिंपल सा मतलब होता है वो ये होता है कि कंपनी ने जो बिजनेस किया है, जो फाइनेंशियल ईयर इनका था उस ईयर में उन्होंने क्या बिजनेस किया है, क्या सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप जिप फाइल डाउनलोड करते हैं तो इसमें भी एक PDF फाइल आपको देखने को मिलेगी और उस PDF फाइल में एनुअल रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसे एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड हो गई है, इसे ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक PDF फाइल है, इसे ओपन करते हैं। तो ये PDF फाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं 230 पन्नों की ये फाइल है। तो इसमें आपको डिटेल्ड में कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डेटा है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ तो अगर आप देखें यहाँ पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनका। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है।
तो ये इन्फॉर्मेशन वैसे अगर आप मैन्युअली पढ़ना चाहते हैं मैन्युअली भी पढ़ सकते हैं। कई सारे वेबसाइट है जो यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना एकदम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो भी आप इस PDF फाइल को पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी है आपको सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के आगे जो फाइल है इसे डाउनलोड करना और ओपन करना। PDF फाइल्स होती हैं और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग्स क्या होते हैं? बोर्ड मीटिंग कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर की मीटिंग का विषय, तारीख इत्यादि की जानकारी आपको मिलेगी। अगर कभी ये बोर्ड मेंबर्स जो है वो किसी दिन किसी विषय पर मीटिंग करना चाहते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो फाइनेंशियल रिजल्ट इनका आया है उस पर इनकी मीटिंग होने वाली है, जो कि इनका कारण है, पर्पज़। इसके बाद डिटेल्स है, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि इस आधार पर हम मीटिंग करने वाले हैं। अटैचमेंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑनलाइन है, कहाँ पे है। तो इनकी जो मीटिंग होने वाली है वो 23 जुलाई को होने वाली है और इन्होंने एक्सचेंज को 15 जुलाई को इन्फॉर्म कर दिया है। इस तरीके से आप बोर्ड मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिविडेंड के बारे में इन्होंने एक मीटिंग की थी, तो इन्होंने कब मीटिंग की थी और ये किस तारीख को उन्होंने इन्फॉर्म किया था। पहले इन्फॉर्म करना होता है, उसके बाद मीटिंग करनी होती है। वो डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बोर्ड मीटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन है। कॉर्पोरेट एक्शन बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई मीटिंग हो जाती है तो मीटिंग में वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें डिविडेंड देना है, बोनस देना है, राइट इश्यू करना है, या ऐसा कोई भी निर्णय जैसे कि स्टॉक स्प्लिट करना है, ये अगर निर्णय उनको लेना हो तो वो आपको कॉर्पोरेट एक्शन में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीरीज इक्विटी फेस वैल्यू 10, पर्पस डिविडेंड RS 7 रुपी पर शेयर, और ये एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पर्पस तक तो हम समझ गए, पर एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होता है? एक्स डेट होता है जिस दिन आपके अकाउंट में रिलायंस के शेयर होने चाहिए, तभी आपको ये शेयर का फायदा मिलेगा। रिकॉर्ड डेट मतलब इस दिन के बाद अगर आप शेयर परचेस करते हैं तो आपको ये डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में देखने को मिलेगी। अगर आपको शेयर से डिविडेंड का बेनिफिट लेना है तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि रिजल्ट आने से पहले आप अपने पास शेयर्स लेकर रख लीजिए। अगर नहीं रखते हैं तो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के बीच में अगर हो जाता है आपका ट्रेड, या आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, बेसिकली आपके CDSL अकाउंट में आने चाहिए, तो वो शेयर्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद आप कंपनी डायरेक्टरी देख सकते हैं। कंपनी डायरेक्टरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कंपनी डायरेक्टरी जैसे हमने देखा, कंपनी के हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा नाम, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल इत्यादि की जानकारी आपको कंपनी डायरेक्टरी में देखने को मिलेगी। इसके बाद है कंपनी गवर्नेंस। कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर, कर्मचारी, ग्राहक, मैनेजमेंट, सरकार और इंडस्ट्री के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो उस पॉलिसी को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो अगर आप देखें 30 जून 2021 को इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रकाशित की है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि कंपनी में नेम ऑफ द डायरेक्टर है, कैटेगरी किस में आते हैं, अपॉइंटमेंट क्या है, कब इनका अपॉइंटमेंट हुई, फिर इनका टेन्योर क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन ये हमेशा पब्लिश करते रहते हैं, जैसे कि 30 जून का है, आप पुराने डिटेल्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जो फाइल है XML, ये आप यहाँ पे अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको इंटरनेट की थोड़ी जानकारी है तो आप ऑनलाइन XML रीडर डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, या सबसे आसान यही है कि इस प्लस साइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पूरा टेबल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कौन डायरेक्टर है, इनका टेन्योर कितना है, नंबर ऑफ मेंबरशिप इन ऑडिट है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि कंपनी में जो इनका गवर्नेंस है, कौन किस रिकॉर्ड पे है, कौन किस पोजीशन पे, ये सारी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखने को मिलेगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद है डेली बायबैक। जब कंपनी द्वारा बायबैक ऑफर निकाला जाएगा तो प्रतिदिन कितने शेयर्स का बायबैक हुआ, वह रिकॉर्ड आपको यहाँ पर डेली बायबैक में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 जनवरी 2013 के बाद इनमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसका मतलब इन्होंने जो बायबैक किया था वो 2013 में किया था, उसके बाद इन्होंने कोई बायबैक नहीं किया है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्होंने बायबैक किन से किया था, किस प्राइस पे किया था, ये सारे डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहें अटैचमेंट डाउनलोड करके PDF फाइल भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। जैसे हमने देखा यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिजल्ट देखिए अलग अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में पता नहीं आपको ये फाइनेंशियल रिपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ से देख लीजिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर एंडेड यानी कि एक जो तिमाही खत्म हुई है 30 जून को, उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ऑडिटेड है या फिर अनऑडिटेड है। ऑडिटेड और अनऑडिटेड क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है जो कंपनी एक्सचेंज में पब्लिश करती है और फिर एक्सचेंज या कंपनी के दूसरी बॉडी, दूसरी कंपनी उसका ऑडिट करती है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऑडिटेड है, अनऑडिटेड है। ऑडिटेड अनऑडिटेड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा सा फर्क उसमें आपको देखने को मिलता है। इनका टोटल इनकम कितना हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, फिर नेट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ इनका, अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, और बेसिक सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।
और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डेट टाइम भी आपको देखने को मिलेगा। अब जब भी हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स पढ़ेंगे या फिर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं नोट्स। नोट्स क्या होते हैं? जो भी आप इसमें इन्फॉर्मेशन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट में, तो उसमें कई सारी चीज़ें होती है जिनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कहा कि हमने इंटरेस्ट अर्न किया है 100 रुपये का, तो उन्हें बताना पड़ता है कि वो 100 रुपये का इंटरेस्ट कहाँ से गेन किया, शेयर से किया तो किन शेयर से किया, किस प्राइस पे खरीदा, किस प्राइस पे बेचा, किस तरह का ट्रेड हुआ, ये सब उन्हें बताना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में देखने को मिलेगी। तो अभी तो हम फाइनेंशियल रिजल्ट पढ़ना जानते नहीं हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस में समझेंगे, पर बेसिक चीज़ें हम समझ सकते हैं कि टोटल इनकम क्या होता है, फिर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ, और एग्जैक्टली नेट इनका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो ये ब्रैकेट में नहीं है, ये प्रॉफिट है। तो अर्निंग पर शेयर 13 रुपये पर शेयर उन्होंने कमाया है, नोट से। तो ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं, और ये इन्होंने एक्सचेंज को कब बताया वो डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेट और टाइम। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो गए। इसके बाद हम देख सकते हैं इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, निवेशकों द्वारा कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की संख्या या फिर उनका निपटारा। अब इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर से कंप्लेंट नहीं गई हो। तो आप 30 जून की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर क्वार्टर एंडिंग, ये 30 जून तक की जो क्वार्टर खत्म हुआ तब तक की डिटेल यहाँ पे मिल रही है। तो पेंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो यहाँ पे जो शुरुआत में था कोई नहीं है, मतलब जून में इनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। मार्च में इनके पास 8 कंप्लेंट्स आई थी। रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, इस क्वार्टर में इनको 203 कंप्लेंट्स जो है वो मिली थी, और यहाँ पे 8 इनकी कंप्लेंट्स है वो पेंडिंग थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द क्वार्टर, मतलब जितने भी कंप्लेंट थे उनको फिक्स किया गया उसी क्वार्टर में। देखिए जिस क्वार्टर में कंप्लेंट्स आई उसी क्वार्टर में उनका निपटारा भी हुआ। अब ऐसे कोई कंप्लेंट्स है क्या जो अनरिजॉल्व रह गए, मतलब रिजॉल्व नहीं हुए इस क्वार्टर में? तो जीरो है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि क्वार्टर एंड तक इसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कंप्लेंट जो पेंडिंग रह जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, पर क्वार्टर आपको कंप्लेंट्स की डिटेल मिल जाएगी। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे जो एनएससी में दिखाई जा रही है वो क्या है समझते हैं। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कंपनी के अंदरूनी व्यक्ति, मतलब प्रमोटर, बड़े शेयर होल्डर द्वारा की जाने वाली ट्रेडिंग। अब इसमें कौन कौन आते हैं? प्रमोटर आते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, या फिर बहुत ही बड़े शेयर होल्डर्स भी आते हैं। बड़े शेयर होल्डर्स यानी कि जिनके पास कंपनी का 1% या उससे आसपास का स्टेक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलेशन क्लॉज है, ये रेगुलेशन है। इसके बाद अक्वायर हुआ या डिस्पोजल हुआ। अक्वायर यानी खरीदना, या फिर डिस्पोजल यानी कि बेचना। इनका नाम है, इन्होंने चंद्रशेखर बोरार, इन्होंने इक्विटी शेयर्स में क्या किया? ये देखिए एक्विजिशन किया 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक्विजिशन या फिर डिस्पोजल है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का वैल्यू कितना था? ट्रांजेक्शन क्या किया? सेल किया। अटैचमेंट आप देख सकते हैं। और इन्होंने एक्सचेंज को कब बताया? 13 सितंबर को बताया कि 1000 शेयर्स का जो है वो इन्होंने सेल किया है। उसी तरह से 2000, 5000 ये आप देख सकते हैं। और ये क्या होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग चलती रहती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं प्लेज्ड रिवोक, कि इन्होंने कहीं पर जो शेयर्स है उनको रखा था और फिर वहाँ से उन्होंने उसे निकाल लिया है। तो इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेज यानी कि इन्होंने शेयर्स गिरवी रखे, तो इन्होंने शेयर्स गिरवी रखे थे और हो सकता है फिर बाद में इन्होंने इसी को निकाल दिया, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये प्रोमोटर्स है, एम्प्लॉयज़ है, डायरेक्टर्स है, इनकी जो ट्रेडिंग होती है उसे भी इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और एक तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि इलीगल है वो ये होती है कि कंपनी से कोई जानकारी लेकर उस जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग करना। अगर कंपनी का कोई अंदरूनी व्यक्ति है तो वो इलीगल कहलाया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रमोटर इनकम्बरेंस डिटेल्स, प्रमोटर द्वारा आरक्षित गिरवी रखे हुए शेयर्स का प्रतिशत। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर इनकम्बरेंस डिटेल्स, इस पे आप क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर इनकम्बरेंस डिटेल्स, बिल्कुल सेम। अब प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग ऑन 30 जुलाई, अब जब भी क्वार्टर एंड होगा 30 जून 21 का ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 50.59% स्टेक जो है इनका अभी भी होल्ड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग। टोटल शेयर होल्डिंग का 50, अभी एवरेज समझने के लिए से 50 समझ लेते हैं। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ शेयर्स प्लेज्ड और अदरवाइज इनकम्ड बाय प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग। या तो प्लेज किया गया या एक प्रमोटर द्वारा दूसरे प्रमोटर को दिया गया, ऐसा कोई परसेंटेज है तो वो यहाँ पे बताना होता है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ शेयर्स प्लेज्ड और अदरवाइज इनकम्ड बाय प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर, अगर प्रमोटर्स ने कोई शेयर्स किसी को दिए हैं, प्लेज किए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें थोड़ा फर्क है, आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले समझते हैं स्वास्थ्य इन्फॉर्मेशन क्या होता है।
देखिए शास्त्र रेगुलेशन है सबसे पहले। ये शास्त्र क्या होता है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स। इनसाइडर व्यक्ति या बाहरी कंपनी द्वारा किया जाने वाला निवेश या फिर टेक ओवर। हो सकता है रिलायंस में कोई बहुत बड़ा निवेश कर रहा है या कंपनी का कुछ परसेंटेज पे टेक ओवर कर रहा है, कुछ ऐसी डिटेल्स है तो आपको शास्त्र में देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलेशन क्या है। रेगुलेशन जो शास्त्र का रेगुलेशन वो आपको दिखेगा। नेम ऑफ द अक्वायरर। अब नेम ऑफ द अक्वायरर यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीमती नीता एम अंबानी। डेट ऑफ एक्विजिशन या फिर सेल 27 मार्च 20 से लेकर 27 मार्च 20 यानी एक ही दिन में। क्वांटिटी एक्वायर, इतने शेयर्स इन्होंने खरीदे। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सोल्ड में 0 है, मतलब इन्होंने परचेस किया। क्वांटिटी पोस्ट एक्विजिशन सेल, सेल के बाद क्वांटिटी इनके पास कितनी हो गई। अटैचमेंट और इन्होंने ब्रॉडकास्ट कितना किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वांटिटी पोस्ट एक्विजिशन इनके पास कितनी हो गई वो आप देख सकते हैं और अलग अलग यहाँ पे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ईशा अंबानी है या फिर आकाश अंबानी है या फिर अनंत एम अंबानी है, तो इनके नाम पे जो शेयर्स खरीदे गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं। 1 अप्रैल को हुआ है। ऑफकोर्स फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ तब ये ट्रेड जो है हुआ है। शास्त्र रेगुलेशंस के बाद आप देख सकते हैं सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस। इस पे आते हैं पहले। तो कंपनी द्वारा सभी नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इस संबंधित ऑडिट रिपोर्ट यानी सेक्रेटेरियल कंप्लायंस। यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 21, 19 से 20, 18 से 19 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर इस डिटेल को आपको पढ़ना है कि इन्होंने क्या किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम और फाइनेंशियल ईयर है। अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक अभी लिस्टेड है शेयर। अटैचमेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अटैचमेंट में बेसिकली वो यही बताते हैं कि हमने ऑडिट किया है और कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है। कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन्होंने यहाँ पे ऑडिट किया है और सारी डिटेल्स जो है देखी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हैव एग्जामिन्ड, मैंने क्या क्या एग्जामिन किया वो सारी चीज़ें, और इन्होंने क्या पाया है अपने एग्जामिनेशन में वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो लिख कर देते हैं और ये चीज़ें एक्सचेंज में सबमिट होती है, सेव होती है हमेशा के लिए। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जैसा हमने बीएससी पे देखा था। पहले पीपीटी देख लेते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के कुल शेयर्स का कितने प्रतिशत प्रोमोटर और कितने प्रतिशत पब्लिक के पास है वह रेशो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप देखिए प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप के पास है 50.59 21 का, मार्च में 58 था, फिर दिसंबर में 54 था, 49, 37। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो प्रोमोटर है वो बहुत ही हल्का पर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। रिलायंस जैसी कंपनी में अगर 0.37 से 0.59 आता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी छोटी चीज़ नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं पब्लिक का कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये परसेंटेज आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयज़ ने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है एम्प्लॉयज़ या फिर ट्रस्ट ने तो कुछ नहीं है, टोटल 100% यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न सही तरीके से देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा, जैसे कि रिलायंस शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिलायंस शेयर होल्डिंग पैटर्न, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन एक वेबसाइट है। देखिए वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, यहाँ पे आ जाइए और आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनरशिप में आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए इंडियन प्रोमोटर्स है, एफआईआईज, डीआईज है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे यहाँ पे शेयर होल्डर्स मोर देन 1%, ये जो डिटेल्स है उनके एनुअल रिपोर्ट में होती ही है, जहाँ जो हमने सबसे पहले देखा था एनुअल रिपोर्ट। इसे अगर आप पढ़ते हैं डिटेल में तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल ही जाएगी कि इसमें कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 1% से ज़्यादा का स्टेक जो है वो होल्ड किया हुआ है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एसबीआई म्यूचुअल फंड, फिर अलग अलग नाम है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये कुछ कंपनियां हैं जो कि प्रमोटर हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पब्लिक है, पब्लिक और प्रमोटर के नाम आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप म्यूचुअल फंड हाउसेज देख सकते हैं जिन्होंने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना। क्वार्टर के हिसाब से आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब कई बार सवाल ये आता है कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला किसी शेयर में इन्वेस्टेड है तो वो कैसे पता चलेगा। आप कंपनी का नाम टाइप कीजिए, जैसे कि टाइटन है, टाइटन कंपनी, इसके ऑनरशिप में आ जाइए। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं झुनझुनवाला रेखा राकेश, ये नाम है, पब्लिक में है, ये 1% का इनका स्टेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झुनझुनवाला राकेश राधे श्याम, पब्लिक 3.72 का इनका स्टेक है इस कंपनी में, जो कि थोड़ा कम हुआ है, मार्च के मुकाबले जून में थोड़ा कम हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर कोई बड़े शेयर होल्डर्स हैं तो आपको यहीं से मिल जाएगा। आप या तो कंपनी के डिटेल्स पढ़ सकते हैं, फिर यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं डिटेल्स, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सिंपली राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो सर्च कर लीजिए। अब देखिए ये जो वेबसाइट है जो इनका पोर्टफोलियो पब्लिश करते हैं, जैसे कि ट्रेंडलाइन वेबसाइट है, इस पर होता ही है अक्सर, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सभी अपडेटेड हैं, लेटेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटन कंपनी में कितना इनका इन्वेस्टमेंट है और सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, कितने शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
कब किया, कितने रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, उनका पूरा पोर्टफोलियो मिलेगा। पर प्रॉब्लम ये है, इस पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, हमें एक्चुअली क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। कंपनी का नाम टाइप कीजिए और फिर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए valueresearchindia.com से। अब आते हैं वोटिंग रिजल्ट्स पर, जो हम सेक्शन देख रहे हैं कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, इसका ये आखिरी पॉइंट है वोटिंग रिजल्ट। तो वोटिंग रिजल्ट क्या होता है? वोटिंग रिजल्ट किसी विषय पर सभी शेयर होल्डर से वोटिंग करवाई जाती है, जिसका रिजल्ट आपको वोटिंग रिजल्ट में मिलेगा। अब देखिए, अगर एक सामान्य भाषा में कहूँ तो वोटिंग रिजल्ट का कोई खास है ना मायने नहीं रखता, क्योंकि होता ही नहीं है कि कभी भी फेवर में ना जाए, कि कंपनी ने कुछ रखा है और उस पर फेवर में ना जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो डेट ऑफ मीटिंग 24 जून 2021 को ये मीटिंग हुई थी, ये एनुअल जनरल मीटिंग थी, AGM जैसे आप देख सकते हैं। और रिजोल्यूशन क्या था इनका, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा। रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी था, उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल शेयर होल्डर्स ऑन रिकॉर्ड डेट, उस दिन वहाँ पे कितने शेयर होल्डर्स थे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ वोट्स इन फेवर में कितने गए, 99.81। परसेंटेज ऑफ वोट्स अगेंस्ट, पता नहीं ये कौन से लोग हैं, अटैचमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो वोटिंग में अगर आप कोई भी डिटेल देखेंगे, कहीं पर भी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इनके फेवर में ही होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक सिंपल सा मैं लॉजिक देता हूँ आपको। मान के चलते हैं कि कंपनी को अनाउंस करना है डिविडेंड, तो वो कैसे अनाउंस करेंगे? मान के चलते हैं उन्होंने कहा कि हमें डिविडेंड 50% देना है, तो 50% क्या है? मान के चलिए कंपनी ने 100 रुपये का प्रति शेयर प्रॉफिट कमाया है, अब इसका 50% वो देना चाहते हैं, मतलब 50 रुपये देना चाहते हैं। तो जो वोटिंग है, वोटिंग के लिए ये कैसे जाएगा? वोटिंग के लिए जाएगा कि आप बताइए 50% देना चाहिए, 49% देना चाहिए या 51% देना चाहिए। तो 99% लोग तो 51 पे ही करेंगे, तो वो कभी भी 50 के ऊपर नहीं देंगे, 50 हाईएस्ट रखेंगे और फिर दो जो पॉइंट है निचले रखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो 50 उसके बाद 49 और फिर 48 रख देंगे। तो जो चुनेंगे वो हाईएस्ट ही चुनेंगे और वो जो हाईएस्ट चुनेंगे उसी को 99% का वोट मिल जाएगा। और इसी तरीके से बेसिकली वोटिंग होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा राइट नहीं होते हैं, बेसिकली वोटिंग का ही राइट होता है, उसके अलावा कोई राइट नहीं होता। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन का अगर हम कंक्लूजन देखें ओवरऑल, तो कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में मौजूद सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण होती है, कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इस सेक्शन को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस अध्याय समझना ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगे, जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट, ये क्या है हमें अभी तक पूरा नहीं समझ में आया कि प्रॉफिट यहाँ पे 3 क्यों आ गए। मुझे कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि टोटल इनकम भी आ गया, फिर नेट प्रॉफिट भी आ गया, फिर प्रॉफिट बिफोर, ये क्या है एग्जैक्टली। तो हम जब फंडामेंटल देखेंगे इसे अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी एनुअल रिपोर्ट भी हम फाइनेंशियल जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, तो इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है जो चीज़ें कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में हमने उसे आपको समझ में आ गई हैं। तो दूसरा जो कंक्लूजन में पॉइंट था वो है कंपनी में होने वाले सभी बदलाव और महत्वपूर्ण घटनाओं को टीवी या खबरों में आने से पहले आप इस सेक्शन में देख सकते हैं, जो कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं। ये देखिए अनाउंसमेंट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो सिर्फ रिलायंस का कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है। अगर मुझे ये देखना है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अगर अपना अनाउंसमेंट देती है तो मुझे कैसे देखना है, तो आपको जाना है NSEindia.com पर। मैं इस पेज को छोड़ रहा हूँ अभी। तो जब आप NSE इंडिया की वेबसाइट पर आते हैं तो आप इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे मार्केट का डेटा आपको दिखेगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ पे दिखेगा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। कई बार ये जो लिंक है वो बदल जाती है, पर आपको वेबसाइट पे ऑलमोस्ट ये डेटा मिल ही जाएगा। अगर आप गूगल भी करते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट NSE, देखिए कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स NSE, तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट फाइलिंग्स अनाउंसमेंट, ये पूरी पेज ही ओपन हो गया यहाँ पे। यहाँ पर भी अगर आप देख, यहाँ पे शेयर का नाम, यहाँ पे कंपनी का नाम है और उनके जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर व्यू ऑल करेंगे तो आप उसी पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर हम अभी थे। देखिए ये, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डेट और टाइम के हिसाब से आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको किसी भी कंपनी से संबंधित इन्फॉर्मेशन लेनी है जो कि आपको लगता है कि न्यूज़ में चल रहा है या फिर रूमर चल रहा है, तो यहाँ से आपको सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ डिटेल्ड कंपनी की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कोई भी चीज़ होगी उन्हें अगर एक्सचेंज को बताना होगा तो वो यहाँ पे बता देंगे। PDF में आप उनका साइन, सिग्नेचर, स्टैम्प सब देख सकते हैं, ताकि आपको भी पूरा भरोसा हो जाए कि यही कंपनी है जिन्होंने जो भी बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कुछ एडवांस यूजर्स हैं जो वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, अपने वेबसाइट पे अगर ये डेटा लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो उनके लिए सिंपल सा ऑप्शन है, आप सर्च कीजिए कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स NSE RSS, सर्च कीजिए। तो ये RSS क्या होता है? RSS फीड बेसिकली एक तरह का लिंक होता है
जहाँ पे ये सभी जो अपडेट्स हैं वो अपने आप आते हैं। आपको सिर्फ अपने वेबसाइट पे इस लिंक को पेस्ट करना है। बेसिकली अगर मैं सच कहूँ तो आप इसे सर्च करें गूगल पे PHP RSS रीडर और उसमें ये लिंक इंटीग्रेट कर देंगे तो जो भी अपडेट है वो टाइम के हिसाब से आपके पास अपडेट होते रहेंगे। तो ये ऑटोमेटेड भी सिस्टम हो सकता है। बहुत सारी वेबसाइट है जैसे मनी कंट्रोल है या फिर बहुत सारी वेबसाइट है जो सिर्फ RSS के इस्तेमाल से ही डेटा अपने वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। तो RSS थोड़ा एडवांस हो जाएगा अगर आप वेबसाइट नहीं रन करते हैं तो, बट अगर आप चाहें तो NSE की जो अनाउंसमेंट पेज है यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रोकर से संबंधित पूरी जानकारी हासिल करते हैं। ब्रोकर क्या होता है? देखिए, ब्रोकर वो कंपनी होती है जिसके माध्यम से आम व्यक्ति को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर पाना संभव है। ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके डीमैट अकाउंट में रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करके शेयर्स में ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती। आपके अकाउंट में अगर पैसे भी नहीं है तो भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। इसलिए किसी ब्रोकर के माध्यम से आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट आजकल ऑनलाइन ओपन हो जाता है। आप कई सारे वेबसाइट अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल भी कर लेंगे ना, आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे। जैसे कि ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपनिंग देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंजल वन है या फिर कई सारे वेबसाइट आ गए। 5 पैसा है, HDFC बैंक है, ज़ेरोदा है, एपस्टॉक्स है। तो आप ज़ेरोदा, एपस्टॉक्स या फिर ग्रो ऐप, तो आप इनकी तरफ से अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। ग्रो ऐप डीमैट अकाउंट, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट, फिर और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक बार आप पूरी डिटेल में पढ़ लीजिए क्या क्या इस पर अवेलेबल है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, और उसके बाद आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसमें अकाउंट ओपन करना है, किसी और ब्रोकर के पास आपका अकाउंट ओपन करना है। तो ये सिंपली एक ऑनलाइन अकाउंट होता है, जैसा आपका फ़ोनपे वॉलेट है उस तरीके से। तो इस अकाउंट में आपको पैसे जमा करने हैं और शेयर्स खरीदे और बेचे इसमें जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? देखिए, आज के डेट में पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंकिंग ज़रूरी है। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना ज़रूरी है। अगर इतना है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करते हैं, कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो अभी भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका एक चेक आपको देना पड़ेगा, उसे आप कैंसिल कर दीजिए। उस चेक को उन्हें ब्रोकर के पास दे दीजिए। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना यहाँ पर भी ज़रूरी है क्योंकि वो वेरिफिकेशन करेंगे। अब आजकल अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया जा सकता है, 100% ऑनलाइन, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो सकता है। अब समझते हैं चार्जेस क्या है अकाउंट ओपन करने के। सबसे पहला चार्ज जो होता है वो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। कुछ ब्रोकर्स उसके पैसे लेते हैं, कुछ ब्रोकर्स उसको फ्री में ओपन करते हैं। जैसे हमने ग्रो ऐप पे देखा, फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। तो हम समझते हैं कौन से चार्जेस होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रोकरेज, जिसको हम कमीशन भी कह सकते हैं। तो शेयर्स में हम कुछ भी अगर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर जो ब्रोकर को कमीशन दिया जाता है उसी को ब्रोकरेज कहते हैं। अब ब्रोकरेज रुपए में कितना होता है? अगर आप 2021 में कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 20 रुपये प्रति ट्रेड लगेगा। अगर आप डिलीवरी करते हैं तो आपको 0 रुपये देने हैं। पर ये सिर्फ ब्रोकरेज है, कुछ और भी चार्जेस हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे कहा है ब्रोकरेज 0 है, कुछ और चार्जेस है वो तो देने ही होंगे। तो पर ट्रेड 20 रुपये या फिर 0.2% या अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से ये चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो अगर आप ब्रोकरेज जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं bit.ly BRKG_KG। तो अगर हम यहाँ पे विजिट करें bit.ly/BR_KG, तो यहाँ पे हमने ज़ेरोदा की जो लिंक है इस पर क्लिक किया है। चार्जेस आप देख सकते हैं, फ्री इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे एंड F&O ट्रेड्स 20 रुपीज़, फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्री रहेगा। इंट्राडे और F&O में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फ्लैट 20 रुपी और 0.3% विच एवर इज लोअर, वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और अलग अलग ब्रोकर के आप जो ब्रोकरेज डिटेल्स हैं उनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है कुछ और चार्जेस होते हैं, STT इंट्राडे और STT डिलीवरी। अब ये डिटेल्स हम कहाँ से देख सकते हैं? उसके लिए आपको गूगल पे एक सर्च करना होगा। हम फिलहाल ज़ेरोदा का देखेंगे, ज़ेरोदा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। आप इस लिंक को ओपन कीजिए। अब यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर आप देख सकते हैं। इसमें हम फिलहाल इक्विटीज़ और F&O देखने वाले हैं। बेसिकली हम इक्विटीज़ ही देखने वाले हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे इक्विटी और इंट्राडे डिलीवरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो शुरुआत हम करने वाले हैं बेसिक से, मतलब 100 रुपये में हमने बाय किया है और 105 रुपये पे हमने बेचा है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी कर लेते हैं 100 ताकि कैलकुलेशन ईजी हो।
तो ये जो ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है, पहले हम उसे समझने वाले हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर में कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम इन डिटेल्स पे आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 रुपये पे हम बाय कर रहे हैं, बाय 100 रुपी, सेल 105 रुपी पे, और क्वांटिटी 100 हम कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले जो टर्नओवर हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे काउंट की जाएगी। तो दोनों का मिलाकर 20,500 का ये टर्नओवर हो जाता है। और अगर आप ब्रोकरेज देखें तो यहाँ पे ब्रोकरेज बनता है सिर्फ 6 रुपये 50 पैसे। इसके बाद ये जो बेसिक डिटेल था, यहाँ पे आप अगर इंट्राडे करते हैं, देखिए इंट्राडे इक्विटी है तो आपका टर्नओवर तो यहाँ पे सेम होगा डिलीवरी में भी, पर यहाँ पे ब्रोकरेज आप देख सकते हैं 6 रुपये 15 पैसे है। यही चीज़ अगर हम डिलीवरी में टाइप करें, 100 में परचेस किया, 105 में बेच दिया और क्वांटिटी 100, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्नओवर सेम है पर ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरो हो गया है। तो डिलीवरी में अगर आप शेयर्स परचेस करते हैं और आज नहीं कल बेचते हैं तो ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इंट्राडे करते हैं, आज ही बेचकर आज ही खरीदकर आज ही बेचते हैं, तो उसमें आपको 6 रुपये 15 पैसे का ब्रोकरेज लगेगा। तो 20,000 के ट्रांजैक्शन पे 6 रुपये का ब्रोकरेज, इट्स अ फेयर वैल्यू। अब आगे बढ़ते देखते हैं एसटीटी। देखिए एसटीटी टोटल यहाँ पे 3 रुपये है, यहाँ पे डिलीवरी में अगर आप देखें एसटीटी 21 रुपये है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिलीवरी इक्विटी और इंट्राडे इक्विटी। इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो एसटीटी 3 है और यहाँ पे एसटीटी जो है वो 21 है। एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। यहाँ पे डिलीवरी में 21 रुपये सेम के लिए। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स शेयर्स सेल करने के लिए लगता है जो कि 0.025% होता है, और वही अगर आप डिलीवरी में करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपको 0.1% लगता है, बाय और सेल दोनों पर लगता है। तो सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स, तो यही चीज़ आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। जो भी आप बाय और सेल करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से आपको ब्रोकरेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ और भी चार्जेस हैं जिसको हमें समझना है। यह है ट्रांजेक्शन चार्जेस। ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या होते हैं? ये एनएससी और बीएससी की तरफ से लिए जाते हैं, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज TXN यानी कि ट्रांजेक्शन चार्ज जो कि 0.71 है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप डिलीवरी में देखते हैं तो 0.71%, मतलब दोनों में सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे और डिलीवरी दोनों में ऑलमोस्ट सेम चार्जेस आपको देने होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं जीएसटी। ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस पर 18% जीएसटी लगती है, डिलीवरी में भी ऑलमोस्ट सेम 18% ही लगती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी। हम आने वाले हैं क्लियरिंग चार्जेस पर। देखिए क्लियरिंग चार्ज सिर्फ तभी लगता है जब हम अपने डीमैट अकाउंट में शेयर जो होते हैं उन्हें बेचते हैं, तो फिलहाल क्लियरिंग चार्जेस 0 है। इसके बाद जीएसटी आप देख सकते हैं इंट्राडे में 1.23 1 रुपये 23 पैसे, और यहाँ पे आपको सिर्फ 13 पैसे लगते हैं डिलीवरी में। अगर आप जीएसटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 1 रुपये 23 पैसे लगते हैं, और अगर आप यहाँ पे डिलीवरी में देखें तो यहाँ पे सिर्फ 13 पैसे लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं है, यहाँ पे ब्रोकरेज है, इसी का आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल जीएसटी जो है वो यहाँ पे देना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं सेबी चार्जेस इंट्राडे और सेबी चार्जेस डिलीवरी। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसके लिए प्रति करोड़ ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपये का चार्ज ट्रेडर को देना होता है, डिलीवरी पर भी 5 रुपये पर करोड़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेबी चार्जेस 0.02, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0.02, यानी डिलीवरी हो या इंट्राडे हो 0.02 सेबी चार्जेस आपको यहाँ से कट रहे हैं इस ट्रांजैक्शन पर। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी अगर आप देखें इंट्राडे में 0.3 है, स्टैंप ड्यूटी डिलीवरी में 1.5 1 रुपये 50 पैसे है। तो इसको समझते हैं। देखिए स्टैंप ड्यूटी अभी अगर मैं आपसे कहूँ तो स्टैंप ड्यूटी राज्यों के अनुसार अलग हो सकती है। आप जिस राज्य में ये ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से जो स्टैंप ड्यूटी है वो अलग होती है। वो कैसे अलग होती है? फिलहाल एक डिफ़ॉल्ट अगर हम समझ के चलें तो वो होता है 0.003%, यानी कि 300 रुपये प्रति करोड़ बाइंग करने पर। और अगर आप डिलीवरी लेते हैं, ये इंट्राडे का चार्ज था 300 रुपये, अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो 0.015%, यानी कि 1500 रुपये प्रति करोड़ आपको स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस देने होते हैं। राज्यों के अनुसार अलग होते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन से राज्य में कैसे देखना है, ये भी बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं स्टैंप ड्यूटी का चार्ज। यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पर 1.5 है, वो 1 रुपये 50 पैसे। तो अब आप देखते हैं टोटल टैक्स एंड चार्जेस, ये आ रहे हैं 11 रुपये 41 पैसे। अगर आप डिलीवरी में देखें, डिलीवरी में आ रहा है 23 रुपये 36 पैसे। तो ये आपको चार्ज पे करने होंगे। इंट्राडे करते हैं तो 11 रुपये और डिलीवरी करते हैं तो 23 रुपये और कुछ पैसे, ये आपको देना पड़ेगा। डिलीवरी ट्रेड में ज़्यादा होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में कम होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट्स टू ब्रेक इवन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स टू ब्रेक इवन। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन क्या होता है? देखिए जब आप शेयर परचेस करते हैं तो उसमें कितना पैसे का ग्रोथ होगा तो आपका ये सभी चार्जेस कवर हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.11 पॉइंट्स टू ब्रेक इवन है 0.11, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 0.11, यानी कि 100 रुपये 11 पैसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.21 पैसे का ही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है।
यानी कि अगर आप यहाँ पे 12 पैसे करेंगे तो प्रॉफिट में, हाँ प्रॉफिट में आ जाएंगे। देखिए 0, ये पैसों का हिसाब चल रहा है। यानी अगर 100 रुपये पे आप बाय करते हैं और 100 रुपये 12 पैसे पे भी अगर आप बेच देते हैं तो भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट में आएंगे, मतलब आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा इंट्राडे में। पर अगर आप यहाँ पे देखते हैं डिलीवरी में, तो आपको 23 पैसे ऊपर रहना पड़ेगा, तो आपका जो है वो पूरा चार्जेस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ब्रेक इवन आपको सिर्फ ये बताता है कि जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उससे कितना पैसा ऊपर आएगा शेयर, तो आपका कोई लॉस नहीं जाने वाला है। मतलब आपने 100 रुपये पे बाय किया, 112 रुपये पे बेच दिया, तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, आप क्लियर निकल जाएंगे। पर इसके ऊपर जितना भी आप कमाएंगे, यानी 100 रुपये 12 पैसे के ऊपर जो भी आप कमाएंगे वो आपका इनकम होगा, नेट प्रॉफिट आपका होगा। नेट प्रॉफिट मतलब टैक्स वगैरह तो अलग है, मतलब जो इनकम टैक्स की बात है उसकी बात कर रहा हूँ। पर यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट 100 रुपये 12 पैसे के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको 100 रुपये 23 पैसे के ऊपर जो भी चेंज होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। इसके बाद है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस तब लगते हैं जब आप सिर्फ डिलीवरी लेते हैं शेयर्स का। डिलीवरी यानी कि आज खरीद कर आप कल परसों इस तरह से बेच रहे हैं, तो वो लगता है 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी प्रति कंपनी। यानी कि एक कंपनी के शेयर्स आपने परचेस किए तो 13 रुपये 50 पैसे, फिर कोई और कंपनी आपने परचेस की तो उसके लिए 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी, इस तरीके से चार्ज आपको लगेंगे। तो जितने शेयर्स आपने बेचे हैं उस पर, यानी एक कंपनी के 1000 शेयर्स आपने खरीदे हैं तो उस पर कोई डीपी चार्ज नहीं लगता, पर इसे बेचने पर आपको डीपी चार्ज लगता है। अलग अलग कंपनी के शेयर बेचने पर डीपी चार्ज अलग अलग लगेगा। मतलब आपने रिलायंस के 10 शेयर्स परचेस किए और मान के चलते सुजलॉन के 10 शेयर्स परचेस किए, आपने रिलायंस के और सुजलॉन के बेच दिए डिलीवरी लेकर, तो 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी रिलायंस पर अलग और सुजलॉन पर 13 रुपये 50 पैसे जीएसटी अलग, ये आपको देना होगा। ये डीपी चार्जेस हैं। तो अभी से समझने के लिए थोड़ा हमें एक एफर्ट करना होगा। देखिए ये जो हमने चार्जेस देखे हैं इसके लिए थोड़ा सा हमें नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट पर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कैलकुलेशन को थोड़ा बदल देता हूँ। मतलब 105 था तो उसे 105 ही रखता हूँ। डिलीवरी के लिए भी 105 ही करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें 5 रुपये, इसमें 5 रुपये मल्टीपल बाय 100, ये हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इंट्राडे में अगर आपको किसी शेयर में 500 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको 488 रुपीज़ मिलेंगे। अगर डिलीवरी में आपको ऐसा प्रॉफिट होता है 500 रुपये का तो 476 आपका प्रॉफिट होगा। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाएं, क्योंकि इसमें डीपी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डीपी चार्जेस एप्लीकेबल ऑन इक्विटी डिलीवरी सेल ट्रांजेक्शंस, मतलब जब आप बेचते हैं तब लगेंगे। तो इंट्राडे में तो कोई रहेगा नहीं डीपी चार्जेस। हम यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं इंट्राडे में स्टैंप ड्यूटी कैसे लगेगी। इक्विटी करेंसी से ओपन कीजिए, तो यहाँ पे बाय प्राइस है 100 रुपये, सेल प्राइस 105 रुपये, क्वांटिटी 100, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 500 रुपये। यहाँ तक कैलकुलेशन एकदम क्लियर है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल चार्जेस 11.41 कट हो गए, नेट आ गया 488.59। अब यहाँ पे चार्जेस ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं। ब्रोकरेज, उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है, स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे देखते हैं 0.30 आ गया, डीपी चार्ज 0 है, एसटीटी क्लियरिंग चार्ज 0 है, सेबी चार्ज, जीएसटी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं इंट्राडे के लिए। अब हम डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नोट लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक डिलीवरी इक्विटी हमने ली है एनएससी की 100, 105, 100 रुपये, 500। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डीपी चार्ज दिखेगा 15 रुपये 93 पैसे। ये इंट्राडे पे नहीं लगता है, ये डिलीवरी पे लगा है और इसको हम बेच रहे हैं, इसलिए ये चार्ज हमें देना पड़ रहा है। इसके बाद आप स्टैंप ड्यूटी देख सकते हैं 1 रुपये 80 पैसे। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। तो अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नोट पे क्लिक करना है और सभी चार्जेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं सभी चार्जेस का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप ऑल चार्जेस एक्सप्लेन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सभी चार्जेस का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना। किस किस तरह के चार्जेस कैसे करते हैं सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहें तो सबसे पहले ये कीजिए कि आप पहले कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना ब्रोकरेज कटने वाला है, कितना चार्ज कटने वाला है, और उसके बाद अपना ट्रेड प्लान आप बना सकते हैं। अब ब्रोकरेज कैलकुलेटर जैसे हमने अभी कैलकुलेशन किया, किसी भी आम व्यक्ति के लिए सभी प्रतिशत याद रखना और कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए कुछ ब्रोकर ऑनलाइन ब्रोकरेज कैलकुलेटर मुहैया कराते हैं। इस लिंक पर आप विजिट करके कैलकुलेटर देख सकते हैं, जो कि हमने ज़ेरोधा का कैलकुलेटर देखा है। तो ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, जैसा हमने अभी देखा था कुछ समय पहले। यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं। तो इस ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आप इंट्राडे या डिलीवरी टेबल को चुनें, शेयर की बाय कीमत और सेल कीमत और शेयर की संख्या क्वांटिटी में लिखिए और पूरा ब्रोकरेज आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगा, चाहे इंट्राडे हो या फिर डिलीवरी हो। जैसा हमने अभी देखा बिल्कुल इसी तरीके से आप ज़ेरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं, अपने ब्रोकर का ब्रोकरेज कैलकुलेटर देख सकते हैं। सभी चार्जेस और सभी कैलकुलेशंस आपको इसी तरीके से दिखेंगे। ब्रोकरेज सिर्फ अलग होगा, जो ब्रोकर आपको ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है वो ब्रोकरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था टर्नओवर ये होता है कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा तो आपका 100 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ। अब आपने उसे 100 रुपये में ही अगर बेच दिया तो आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ वो 200 रुपये का हुआ।
तो अगर मान के चलते हैं 10 रुपये में प्रॉफिट में आप बेचते हैं, तो 100 रुपये में खरीदा, 110 में बेचा, तो आपका टर्नओवर हो गया 210 रुपये। इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन यानी कि सभी चार्जेस और टैक्सेस को मिलाकर कितने रुपए बनते हैं वह संख्या। उदाहरणार्थ 100 रुपये का शेयर आपने खरीदा और अभी ब्रेक इवन 2 है, इसका मतलब 102 रुपये पे अगर आप शेयर बेचते हैं तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में उस शेयर से एग्जिट कर पाएंगे। इसके बाद है अन्य चार्जेस। ब्रोकर के कुछ अन्य चार्जेस भी होते हैं। इसके बाद है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि 300 रुपये प्रतिवर्ष प्लस जीएसटी होता है। यह रकम हर तीसरे महीने में आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी। ब्रोकर आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पेंडिंग है, दे दीजिए, नहीं। आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, उससे हर तीसरे महीने में ये पैसे कट होते रहते हैं। कुछ ब्रोकर है जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जीरो बोलते हैं। वो पहले साल के लिए जीरो होता है, पर उसके बाद उनको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस कट करने होते हैं। बायबैक चार्जेस, अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक ऑर्डर का 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको प्रति ऑर्डर ब्रोकर को देना होता है जब आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तब। ऑफर फॉर सेल अगर है कोई तो उसमें आप 20 रुपये पर ऑर्डर आपको देना पड़ता है, 20 रुपये प्लस जीएसटी। एनएफओ अगर न्यू फंड ऑफर आ रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको भी आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना होगा। ये जो चार्जेस मैं बता रहा हूँ ये ज़ीरोदा के हैं, आपके ब्रोकर के हिसाब से ये चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। आप एक बार अपने ब्रोकर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जब आप पैसे ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कुछ पेमेंट गेटवे चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरोदा की बात करूँ तो वो 9 रुपये प्लस जीएसटी आपसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैसे होगा, मैं एक बार अपने अकाउंट में लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर अपने अकाउंट में आ गए और फिर यहाँ पे आपने क्लिक किया फंड्स पर। देखिए फंड्स यहीं पे है, ऐड फंड्स। अब ऐड फंड पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज ऑफ 9 रुपी प्लस जीएसटी विल बी लिविड ऑन द नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर आप यहाँ पे यूपीआई करते हैं ये फ्री है, नेट बैंकिंग से आपको 9 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। जितनी बार भी आप पैसे ट्रांसफर करेंगे उतनी बार आपका 9 रुपये प्लस जीएसटी मतलब 10 रुपये मान के चलिए मैक्सिमम, ये कट होगा आपके अकाउंट से। इसके बाद है प्लेजिंग चार्जेस। प्लेजिंग चार्जेस क्या होता है, अगर आप अपने शेयर्स किसी बैंक के पास गिरवी रखना चाहते हैं 60 रुपये प्लस जीएसटी प्रति प्लेज रिक्वेस्ट आपको देना होगा। ये वैसे चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है 60 रुपये। तो ये प्लेज रिक्वेस्ट दी जाती है ब्रोकर के पास कि ये शेयर्स बैंक के पास प्लेज रखने, गिरवी रखने, तो उसके लिए 60 रुपये प्लस जीएसटी आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे एज अ ब्रोकरेज चार्ज या फिर प्लेज चार्ज। इसके बाद ब्रोकर के कुछ अन्य चार्जेस भी होते हैं तो सीएमआर या फिर क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट क्या होता है, जिसमें आपके सभी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब पैसे भेजना, शेयर्स में ट्रेड करना, चार्जेस, सभी चीज़ें उसमें होती है। तो पहला फिजिकल सीएमआर रिक्वेस्ट जो होता है वो फ्री होता है, ये हर साल एक जो होता है वो फ्री होता है। पर अगले हर फिजिकल सीएमआर के लिए आपको 20 रुपये उस सीएमआर रिपोर्ट के लिए प्लस 20 रुपये कुरियर चार्ज के लिए प्लस 18% जीएसटी आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कभी भी अपना जो सीएमआर है उसका फिजिकल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी वगैरह कुरियर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिसे कहते हैं कंसोल। अगर आप कंसोल में चले जाएंगे, ज़ीरोदा कंसोल सभी के लिए फ्री होता है। यहाँ पे आपको सभी रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। देखिए ट्रेड बुक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ से क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और वैसे भी जब सीएमआर होते हैं उसको हम उतने डिटेल से नहीं पढ़ते, ट्रेड बुक को आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ट्रेड बुक क्या होता है, बेसिकली जितने भी ट्रेड्स आपके हुए हैं वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा और अकाउंट में आपका जो है पेमेंट ट्रांसफ़र का है वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। तो जब भी आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करें तो सभी तरह के चार्जेस की जानकारी आप डिटेल में लें। अभी जो ब्रोकरेज के संबंधित प्रॉब्लम्स है वो अभी नहीं आते हैं। पहले मतलब 2013-14 से पहले क्या होता था कि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा होता था। मतलब आप मान के चलिए 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे 5,000 रुपये कट हो जाते थे। ये ब्रोकरेज नॉर्मल ब्रोकरेज था ये। तो उस समय पे क्या होता था कि हम परचेस करते थे 100 रुपये पे, 102 रुपये पे बेच दिया तो हमें मिलता था सिर्फ कुछ पैसा, और ज़्यादातर जो पैसे होते थे वो ब्रोकर के पास कट होके जाते थे। तो ब्रोकरेज और ब्रोकर से संबंधित सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सभी तरह के टैक्स और चार्जेस की जानकारी रखकर ही ट्रेड करें। आपके पास ऑनलाइन ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, वहाँ से आप सारी कैलकुलेशन कर लीजिए। प्रॉफिट से ज़्यादा चार्ज और टैक्स ना लगे इसके लिए ब्रेक इवन का ध्यान हमेशा रखें। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है इसका ध्यान आपको हमेशा रखना होगा। नया चार्ज टैक्स लग सकता है या फिर कम भी हो सकता है। कृपया खबरों या फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिए गए बयानों पर ध्यान रखें। और एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि जो एसटीटी है, कमोडिटी में सीटीटी होता है, ये तब आया जब बजट में अनाउंस किया गया कि हम एसटीटी और सीटीटी लगा रहे हैं, तो बजट में भी इसके प्रावधान होते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब समझते हैं कि ब्रोकर के क्या क्या सर्विसेज हमें मिलते हैं, ब्रोकर हमें क्या क्या सर्विसेज देते हैं। ब्रोकर आपको कई तरह की सर्विसेज प्रदान करता है, कुछ मुफ्त होती है और कुछ सेवाओं के लिए चार्ज किया जाता है। हमें ब्रोकर की सेवाओं का लाभ उठाकर मार्केट से मुनाफा कमाना आना चाहिए। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो फ्री मिल रहा है उससे ही हम पैसे कमाएं, उससे तो पैसे कमा ही सकते हैं आराम से, पर कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें पे करना होता है
और कई सारी सर्विसेज ऐसी होती है पे करके हम पैसे अच्छे खासे कमा सकते हैं। पर ये शुरुआत जब आप कर रहे हैं तब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। शुरुआत जब भी करेंगे जितनी भी फ्री सर्विसेज है उसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए, उसके बाद आप पेड सर्विस की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ फ्री सर्विसेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, मान के चलिए आज आपने कोई ट्रेड किया, बाय सेल किया, कुछ भी किया, तो उसकी डिटेल्ड जानकारी, सभी चार्जेस, किस प्राइस पे बाय किया, कितने बजे, क्या ट्रेड नंबर था, सारी चीज़ें आपको वो जो है वो ईमेल पे भेज दिया जाएगा। इसे कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं। दूसरा होता है लेजर स्टेटमेंट। लेजर स्टेटमेंट क्या होता है, आपके रुपए और शेयर्स के ट्रांजैक्शन का शुरुआत से लेकर अब तक का रिकॉर्ड होता है। आप इसको फाइनेंशियल ईयर में बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि कंसोल में आप जा सकते हैं, तो ये कंसोल है। यहाँ पे अगर आप देखें रिपोर्ट्स, ट्रेड बुक, तो ट्रेड बुक में आपने देखिए हर महीने कौन सा ट्रेड किया, कितना ट्रेड किया, कहाँ पे किया, सारी डिटेल्स आपको मिलती है। आप रिपोर्ट वाइज इसे पढ़ सकते हैं। लेजर स्टेटमेंट के बाद है होल्डिंग स्टेटमेंट। देखिए होल्डिंग स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट ये बहुत पुरानी बातें हो गई। आज के डेट में कोई भी होल्डिंग स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट ना मांगता है और ना ही कोई देता है। इसका रीज़न क्या है, जैसे आप अगर इस अकाउंट में आए, अपने सॉफ्टवेयर में आए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग्स में आप जाएंगे तो आपको सब दिख जाएगा, आपका अकाउंट में क्या है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सब दिखेगा। और पोजीशन में आ जाएंगे, अगर आज आपने कुछ ट्रेड किया तो वो सब दिखेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम यह है कि आज के डेट में होल्डिंग स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट कोई मांगता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में ये सब इंटीग्रेटेड होते हैं। तो आपके पास मौजूद शेयर्स के नाम, खरीदी कीमत, दिन, समय की सारी जो जानकारी होती है वो सारी रिपोर्ट आपको होल्डिंग स्टेटमेंट में मिलती है। पोजीशन स्टेटमेंट यानी इंट्राडे में किए गए सभी शेयर्स के नाम, खरीदी संख्या, कीमत, समय और सारे रिकॉर्ड जो है आपको पोजीशन स्टेटमेंट में मिल जाता है। पोजीशन स्टेटमेंट, होल्डिंग स्टेटमेंट आज के डेट में होल्डिंग और पोजीशन इतने नाम से जाने जाते हैं, जो हर ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं। इसके बाद है मार्जिन। एक दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास मौजूद रुपए से 2 गुना या 3 गुना रकम ट्रेड करने की अनुमति ब्रोकर आपको देता है, और इसी अनुमति को मार्जिन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे रिलायंस खरीदना चाहता हूँ, देखिए रिलायंस पे मैंने बाय पे क्लिक किया, ये रिलायंस है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि मेरे अकाउंट में अगर 2,416 रुपये नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये है और मैं ये 2400 का शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्यों ऐसा कर सकता हूँ? क्योंकि देखिए इंट्राडे में ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि इसे कहा जाता है MIS। MIS का मतलब है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब अगर आपके पास पैसे कम है तो ब्रोकर आपको कुछ पैसे देगा आज एक दिन के लिए, और उन पैसों का इस्तेमाल करके आप आज ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिर्फ आज के लिए वो पैसे आपको उधार मिलेंगे। तो MIS में यही फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी ब्रोकर से पैसे लेकर ट्रेड करना चाहते हैं तो MIS में आप कर सकते हैं। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए पॉसिबल है। अब मार्जिन को कुछ और शब्दों से भी जानते हैं, जैसे कि मार्जिन, एक्सपोजर या फिर लिमिट भी इसे कहते हैं। इसके बाद अगर आप MIS इस्तेमाल करते हैं तो आपके अकाउंट में अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमर शुरू हो जाता है। मतलब आपके अकाउंट में 80% से ज़्यादा लॉस हो गया तो फिर आपके सभी ट्रेड आपका क्लोज हो जाएंगे अपने आप। ब्रोकर आपके सभी शेयर्स बेच देगा। एग्जाम्पल के लिए आपके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये है और आप 200 रुपये का शेयर खरीदते हैं, तो 100 रुपये ब्रोकर के हो गए, 100 रुपये आपके हो गए। अब शेयर 200 रुपये से गिरकर सीधे सीधे आ जाता है 100 रुपये पर, तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्रोकर के सारे पैसे चले गए या फिर आपके सारे पैसे चले गए। तो ऐसे मामले में आपका ब्रोकरेज कहाँ से कवर होगा? इसलिए ब्रोकर क्या करता है, आपके अकाउंट में 100 रुपये है ना, तो उसके जो 80 रुपये है, जब 80 रुपये खत्म हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा 80 रुपये का, तो वो शेयर को बेच दिया जाता है ताकि 20 रुपये में से ब्रोकरेज और अदर चार्जेस रिकवर किए जाएं। इसी को 80% अकाउंट ऑटो स्क्वायर ऑफ कहा जाता है। यानी आपके अकाउंट में 80% लॉस होगा तो सभी शेयर स्क्वायर ऑफ कर दिए जाएंगे। दूसरा मामला इसमें यह है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ जब मार्केट बंद होने वाला होता है या उससे पहले, मतलब मार्केट में 3:10 हो गए, तो फिर आपके अकाउंट में सभी शेयर्स बेचने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज होने तक उन्हें बहुत सारे जो क्लाइंट हैं उनके पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करनी होती है। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने MIS में खरीदा है। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड आज ही खरीद कर आज ही सेटल करना है तो MIS में कीजिए। अगर आपको शेयर खरीद कर कल के लिए रखना है तो फिर ब्रोकर आपको पैसा नहीं देगा। ये पैसा आपके पास पूरा होना चाहिए, तभी आप इस शेयर को खरीद कर कल के लिए रख सकते हैं अपने पास। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद है ऑर्डर। अब अलग अलग तरह के ऑर्डर प्लेस करने की सुविधा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर द्वारा देना, यह भी ब्रोकर का एक काम है। तो ऑर्डर आप कैसे प्लेस कर सकते हैं? जैसे हमने देखा था, अपने सॉफ्टवेयर में जाइए, आप यहाँ पे किसी भी शेयर पे बाय पे क्लिक कीजिए, देखिए बाय का ऑर्डर है। इसी को आप सेल कीजिए, सेल का ऑर्डर है। तो आप यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर्स टैब में आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे फीचर मिलेंगे, जैसे GTT है और बास्केट है और फिर SIP तो म्यूचुअल फंड के लिए होता है। खैर, तो ऑर्डर्स, GTT और बास्केट, ये चीज़ें आप 3 चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है फ़ोन ट्रेडिंग। फ़ोन ट्रेडिंग बेसिकली ये जियो आने से पहले फ़ोन ट्रेडिंग हुआ करता था। आजकल फ़ोन ट्रेडिंग उतना ज़्यादा नहीं होता।
फ़ोन ट्रेडिंग क्या होता है, मान के चलिए आप कहीं चले गए हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो आप फ़ोन कर कर अपने ब्रोकर से कह सकते हैं कि मेरा क्लाइंट आईडी ये है और मेरे अकाउंट में ये शेयर्स हैं, इसे बेचना है या मुझे ये शेयर्स खरीदने हैं, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, आप मेरी तरफ से खरीद लो। तो ब्रोकर इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते थे, पर इसके लिए पावर ऑफ अटर्नी देना ज़रूरी है और ये जो सिस्टम है ये अभी आउटडेटेड होता जा रहा है, आजकल कोई फ़ोन ट्रेडिंग नहीं करता है। तो पॉसिबल है आप अपने ब्रोकर से एक बार पूछ लीजिए कि क्या फ़ोन ट्रेडिंग अवेलेबल है। अगर वो कहते हैं हाँ, तो फ़ोन ट्रेडिंग के भी कुछ चार्जेस होते हैं, क्योंकि फ़ोन रिसीव करने के लिए और ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोई इंसान उन्हें हायर करना होगा और उसके लिए वो चार्जेस करते हैं फ़ोन ट्रेडिंग के लिए। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि जो शेयर्स आप खरीद, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी आप शेयर्स खरीदते हैं वो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ स्टोर होते हैं, सेव किए जाते हैं। तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं डिपॉजिटरी अकाउंट। थोड़ी देर पहले हमने कहा था डीपी चार्जेस होते हैं, तो डिपॉजिटरी चार्जेस ही मैं कह रहा था। डीमैट अकाउंट में शेयर्स की खरीद फरोख्त यानी कि खरीदी और बिकवाली हो सकती है, रिकॉर्ड रखा जा सकता है, पर असली शेयर्स रखने के लिए एक डिपॉजिटरी अकाउंट होना अनिवार्य है। इसे डीपी अकाउंट भी कहते हैं। यह हर डीमैट अकाउंट के साथ अपने आप ब्रोकर द्वारा ओपन हो जाता है। मतलब जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डिपॉजिटरी अकाउंट भी अपने आप ओपन हो जाता है, जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं। ये जो डीपी अकाउंट है ये एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल दोनों में से किसी एक के साथ ओपन हो जाता है। तो अब समझते हैं एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल ये बेसिकली क्या है। तो ये इनके पहले लॉन्ग फॉर्म समझ लेते हैं। ये डिपॉजिटरी सेवा प्रदाता है, सरकारी कंपनियां हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है, इनके पास, इन्हीं कंपनियों के पास होता है। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यह एक भारतीय सेंट्रल शेयर डिपॉजिटरी है। और सीडीएसएल क्या है, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये एक भारतीय सेंट्रल शेयर डिपॉजिटरी। दोनों भी एक ही काम करते हैं और दोनों में से किसी एक में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या है, बेसिकली ब्रोकर द्वारा भेजे गए सभी रिपोर्ट्स बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये रिपोर्ट ही पक्के सबूत है कि आपको कितना चार्ज देना पड़ रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें आपको उस रिपोर्ट पे देखने को मिलेंगी। आपको भेजे गए किसी भी रिपोर्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो तुरंत अपने ब्रोकर से संपर्क कीजिए। अगर ब्रोकर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो आप सेबी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम जो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। डीपी अकाउंट आपके शेयर्स को पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं, बदले में डीपी चार्जेस देने होते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर आप शेयर्स बेचते हैं, डिलीवरी लिए हुए शेयर्स आप बेचते हैं, तो 13 रुपये कुछ पैसे आपको पर शेयर देना होता है। तो यही डीपी चार्जेस आपके अकाउंट में जब आप शेयर बेचते हैं तो तब वहाँ से कट हो जाते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है इवेंट्स और ट्रेड्स, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।